हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है हमारे चैनल क्यूटेक पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है NFTL। ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है डिप्लोमा में, और इसका आज है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो इस लेक्चर के बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, करंट वोल्टेज क्या होता है उस ट्रांसमिशन लाइन में, और आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, जो भी आप पढ़ते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से आंसर दे सकते हो और अपने यूनिवर्सिटी में भी पेपर में भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है कि आपकी बुक्स को ही हम फॉलो करते हैं और हर एक लाइन को हम आपके सामने खोल कर रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन के सेकेंडरी स्थिरांक, सेकेंडरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमने चित्र पॉइंट 7 में देखा कि यूनिट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन के तुल्य परिपथ को उसके प्राइमरी स्थिरांक अर्थात R, L, C एवं G के टर्म में प्रदर्शित किया जा सकता है। मीन्स हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि आपके जो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं R, L, G, C प्राइमरी कांस्टेंट आपके होते हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको आप प्राइमरी जो कांस्टेंट हैं उनके टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि R आपका, L आपका सीरीज में होता है, G आपका पैरेलल में होता है, C आपका शंट में होता है, पैरेलल में शंट में होता है। ये आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिनको ये नहीं पता है वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपने बोला कि भाई ये प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं। प्राइमरी क्यों बोला आपने, क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले आप R, L, G, C के ही टर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, डन। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि अगर हम यदि लाइन की कुल लंबाई L यूनिट है तो ऐसे L तुल्य परिपथों को कैस्केड में कनेक्ट करके प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि देखो वायर आप यूज कर रहे हो ना, ट्रांसमिशन लाइन मतलब है क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी चीज़, चाहे वो आपका मैसेज हो, चाहे लाइट हो, चाहे बिजली हो, कुछ भी हो, आपको ले जाना है, ट्रांसमिट करना है, तो उसकी लेंथ होगी। लेंथ होगी तो आप क्या कहोगे कि भाई L लेंथ तक उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कास्केड मतलब क्या होता है कि इसके साथ ही, मीन्स कास्केड मतलब अगर आप बोलो हो तो सिंपली क्या होता है कि भाई जैसे ये एक सर्किट हो गई, फिर आपकी एक सर्किट हो गई, तो ये आपका कास्केडेड फॉर्म में ज्वाइन करके आप इसको लंबा सा ले जाते हो, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि इसके पश्चात इन नेटवर्क विश्लेषण करने हेतु ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी पैरामीटर जैसे अभिलाक्षणी प्रतिबाधा, प्रोपगेशन कांस्टेंट प्रयुक्त किया जा सकते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमारा काम क्या था कि ट्रांसमिशन लाइन को हमने R, L, G, C टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन कैसे कैसे वर्क करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो क्या होगा, लेंथ चेंज होगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह सब हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कुछ टर्म्स यूज किए, जो टर्म्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट। ये आपके होते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसमिशन लाइन का प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है तो R, L, G, C, और अगर सेकेंडरी पूछे तो क्या होगा Z0, गामा, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है, याद रखना है, पेपर्स में पूछे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, एक मिनट जस्ट रुकिए। इन्होंने बोला कि सेकेंडरी नियतांक भी प्राइमरी नियतांकों के टर्म में व्यक्त किए जाते हैं क्योंकि प्राइमरी नियतांकों को मापन करना आसान होता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली कि जो आपके सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी नियतांकों को हम प्राइमरी नियतांकों के पद में व्यक्त करते हैं। मीन्स अगर आपका बीटा है, अल्फा है, Z0 है या गामा है, इन सबको हम R, L, G और C के टर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनका मापन करना, इनको मेजर करना आसान होता है। अच्छा, आसान कैसे होता है वो देख लेते हैं। सपोज अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, V/I। मीन्स अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, डिवाइड कर देंगे आपको R मिल जाएगा। G क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है 1/R का, तो I/V हो जाएगा। आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। वैसे आप C निकाल सकते हैं, वैसे आप L निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप इसको क्या करते हैं, प्राइमरी के टर्म में निकालते हैं। क्लियर है। चलिए इसके अतिरिक्त अगर आप आगे बात करें तो इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनों का विश्लेषण करते हुए कुछ अन्य एक्सप्रेशन भी ज्ञात किए जाते हैं, जैसे कि लाइन की इनपुट प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लाइन के किसी बिंदु पर वोल्टेज तथा धारा इत्यादि, यानी लाइन पे किसी पॉइंट पर वोल्टेज और करंट क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। इसको हम अगले
पार्ट में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं ताकि चीज़ें साथ में चलती रहें तो मज़ा आता है। ठीक है, मैं इसको रफ़ कर दूँ, चलिए रफ़ कर देता हूँ मैं इसको। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई कि हाँ प्राइमरी कांस्टेंट क्या होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके थे उसके बारे में हमने देखा, प्लस आपका सेकेंडरी कांस्टेंट होता है, उससे हमने बात की सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है। अब सेकेंडरी कांस्टेंट को हम प्राइमरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा, क्यों करते हैं वो भी हमने देखा, जो कि आसान होता है। अब सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, गामा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, जेड नॉट होता है। थर्ड हमने एक और टर्म देखा था कि कैस्केड का मतलब क्या होता है, वो हमने देख लिया था, कैस्केडिंग मतलब होता क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्या है, अनंत लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आपका इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है वो देखते हैं। तो किसी यूनिफॉर्म एवं सिमेट्रिक लाइन में वैद्युत ऊर्जा की प्रोपागेशन का विश्लेषण एक अनंत लंबाई की काल्पनिक लाइन के टर्म में किया जा सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन को सपोज करते हैं, वो सिमेट्रिक लाइन है, यूनिफॉर्म है, ऐसा हम मानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो पहले हम उसको आइडियल मानते हैं, फिर इसको हम रियल लाइफ में उसको जब यूज करते हैं तो जो जो ड्रॉबैक्स आते हैं उसको हम क्या करते हैं, दूर करते जाते हैं। सपोज आपने कोई ऐप बनाया या कुछ बनाया, आपने कोई मोबाइल बनाया आपने, तो आप फीडबैक मांगते हो कस्टमर्स से कि भाई इसका फीडबैक आप दीजिए, तो वो बताते हैं कि इसमें ये कमी है, तो आपका अपडेट आता है, आपके ऐप में अपडेट आता है ना। तो वही होता है कि जो कमी है उसको दूर करके फिर वो उसका लेटेस्ट वर्जन लाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी करते हैं हम। क्लियर है। इसमें एक जनरेटर जो सिग्नल वोल्टेज ES, आपका ES क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो लाइन के सेंडिंग एंड पर कनेक्ट किया गया है, लाइन के सेंडिंग एंड पर कनेक्ट किया गया है, ऑब्वियस बात है। तथा इसमें लाइन में धारा IS प्रवाहित होती है, आपकी धारा IS प्रवाहित होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। धारा IS का मान मुख्यतः लीकेज कंडक्टेंस G तथा लाइन कैपेसिटेंस C पर निर्भर करता है। अरे वाह, अब ये लाइन समझनी पड़ेगी कि भाई जो धारा आपकी है वो IS का मान लीकेज कंडक्टेंस G और C पर निर्भर करता है। ऐसा क्यों भाई, R और L भी तो है, अगर देखा जाए तो R भी है और L भी तो है, लेकिन G और C पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, पिछले वाले, सॉरी कहाँ गया आपका ये इधर, अच्छा यहाँ पे क्या है, आपके R और L सीरीज में है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यही फिगर आपका जो है यहाँ देखते हैं। अब ये IS जो है ये क्या है, ये आपका करंट सोर्स है। अगर आपको करंट सोर्स के बारे में जानकारी होगी, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में पढ़ते हैं आप, तो करंट सोर्स क्या होता है कि अगर कोई करंट सोर्स है तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगता है। ये आपका सही है भाई। अगर आपको लगाना है सीरीज में तो आप लगा सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता है करंट सोर्स में। तो याद रखिए, करंट सोर्स में हमेशा आपका रेजिस्टेंस जो होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमेशा पैरेलल में होता है, सीरीज में कभी नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। क्लियर है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं इस फिगर में ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपका करंट सोर्स लगा दूँ, सपोज दैट आपका करंट सोर्स कुछ ऐसा लगा दूँ, ये लगा दिया मैंने। अब आप ये बताओ, इस करंट सोर्स के पैरेलल में क्या है, आपका G और C ही तो है, यानी RL आपको कोई इफेक्ट डालेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बस आपका G और C ही क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। इसलिए वहाँ पे लिखा गया है क्या कि आपका जो IS होता है उसको कौन इफेक्ट डालता है, सिंपली G और C के मान पर वो निर्भर करता है। आपको IO समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट आगे नेक्स्ट। फिर अब इन्होंने क्या बोला कि अप्लाइड वोल्टेज ES तथा IS के रेशियो को लाइन की इनपुट प्रतिबाधा कहा जाता है। सिंपल है भाई, ES बाई IS यानी कि वोल्टेज और करंट का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, वो प्रतिबाधा नहीं, आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ही तो होगा ना, और कुछ तो होगा नहीं। तो R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। इसमें समझने वाला कोई बात तो है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चूँकि लाइन की लंबाई अनंत है, अतः इसके इनपुट इम्पिडेंस लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आपने पढ़ा है कहाँ, चैप्टर 2 में पढ़ा है, उसको आप फिर से देखिए, मैंने वीडियो बनाई है तो आप उसको चेक करिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने आपसे कहा है ना कि सब चीज़ें लिंक होती हैं दूसरे से। ओके, तो पुनः इस प्रकार से हम प्रभावित किया जा सकता है। क्लियर है। तो आपका अगर कोई इनफाइनाइट लाइन है,
इनफाइनाइट लाइन में अगर आप इम्पिडेंस निकालते हो तो उसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। यहाँ पे जिन्होंने बोला है कि इन प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो अगर कोई एक इनफाइनाइट लाइन है, अगर उसका हम इम्पिडेंस निकालते हैं, इनपुट इम्पिडेंस, उसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। चलिए तो इसको हम समराइज़ कर लेते हैं अच्छे से कि हमने यहाँ क्या क्या देखा। हमने यहाँ मेनली 2 पॉइंट देखे। एक तो आपका इनफाइनाइट लाइन हम लेते क्यों हैं, ताकि हम अपने एनालिसिस को क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें और देख सकें कि क्या होता है ट्रांजिशन लाइन और क्या होता है इनफाइनाइट लाइन, उसकी हमने बात की। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड बात हमने की कि जो आपका IS होता है ये मेनली G और C पर डिपेंड करता है। क्यों करता है मैंने आपको बताया विद एग्जाम्पल, आपको वहाँ से 2 कॉन्सेप्ट और मिले, देखिएगा समझ में आपको आएगा। थर्ड आपने क्या देखा कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर कोई एक इनफाइनाइट लेंथ है उसका अगर हम इम्पिडेंस निकालते हैं तो उसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक पॉइंट और देखा कि अगर हम IS हमको पता हो और ES पता हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट इम्पिडेंस निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए यहाँ तक क्लियर बात, कोई दिक्कत। तो ये होता है आपका ट्रांजिशन लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अच्छा, एक बात और हो सकती है कि सर हमने इनफाइनाइट लेंथ लिया क्यों, एनालिसिस करने के लिए, दैट्स इट। रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ आपकी एनालिसिस के लिए। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, पहला आपका है अनंत लाइन में कोई परिवर्तित तरंग नहीं होती। परिवर्तित मतलब कि कोई रिफ्लेक्टेड वे आपकी नहीं आती है। अच्छा, क्यों नहीं आती है, चूँकि लाइन की लंबाई अनंत है, अतः कोई भी वैद्युत तरंग इसके दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाएगी। सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट है, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कभी पहुंचेगी क्या, इम्पॉसिबल, कभी नहीं पहुंचेगी। क्लियर है। अतः इसमें दूसरे छोर से वैद्युत ऊर्जा का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ कोई भी वेव यानी कुछ भी आपका संभव नहीं होगा, इसलिए इसमें नो रिफ्लेक्टेड वेव एग्जिस्ट होती हैं। तो अगर आपसे कोई MCQ पूछे कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें रिफ्लेक्टेड वेव संभव है क्या, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। सर ने बताया है, रत्न सर ने बताया कि पॉसिबल नहीं होता है। चलिए सेकंड बात करते हैं कि जो आपका क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट लाइन को Z0 द्वारा टर्मिनेट करने पर वह अनंत लाइन की तरह व्यवहार करती है। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। सेंडिंग एंड पर वोल्टेज अप्लाई करने पर इस लाइन में प्रवाहित धारा केवल कैरेक्टरिस्टिक Z0 के मान पर निर्भर करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक अनंत लाइन के इनपुट सिरों की ओर से उसे देखने पर उसकी प्रतिबाधा Z0 होगी। सिंपल सी बात है, इनपुट से देखेंगे तो प्रतिबाधा इनपुट ही होगी ना, इनपुट प्रतिबाधा ही बोलेंगे। अगर आउटपुट से देखेंगे क्या बोलेंगे, आउटपुट प्रतिबाधा। इनपुट देंगे तो इनपुट प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका RLGC AC सर्किट एनालिसिस, आप AC आप पढ़ रहे हो, AC अगर आपने पढ़ा होगा सर्किट एनालिसिस में तो वहाँ Z आप यूज करते हो। अगर DC होता तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। क्लियर है। यदि इस लाइन के सिरे से एक शॉर्ट सेक्शन रिमूव कर दिया जाए तथा लाइन को इस कट सेक्शन से प्रारंभ किया जाए तब भी लाइन को देखने पर उसकी प्रतिबाधा Z0 ही रहेगी। शॉर्ट सेक्शन को रिमूव करने का लाइन की इनफाइनाइट नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी शॉर्ट लाइन को Z0 से टर्मिनेट किया जाए तो वैद्युत रूप से एक अनंत लाइन की तरह व्यवहार करेगी। चलो भाई, पढ़ के फुर्सत हो गए, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत आया सर, थोड़ा बहुत नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखिए, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन है, अगर उसमें से आप एक स्मॉल सेक्शन भी कट करते हो तो भाई जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। पूरे का Z0 है, इसका भी तो Z0 ही रहेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आपने एक फिगर देखा होगा, बहुत ही फेमस फिगर होता है, ऐसे आपका चलता जाता है ये ऐसा। अब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाता है, इनफाइनाइट टाइम तक, और यहाँ पे दिया रहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो R2 है। ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर लाइन कट करूँ, सपोज दैट मैं लाइन यहाँ से फिर कट करूँ, यहाँ से कट कर दूँ मैं, तो भी तो ये R2 ही रहेगा। चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज होगा भाई, इनफाइनाइट है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या किया आपने भाई, Z0 यहाँ पे था, आपने एक स्मॉल सेक्शन कट किया तो Z0 है, फिर से वही आपका Z0 ही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट लाइन है। तो क्या उन्होंने बोला कि भाई Z0 हमने कट किया तो इसका इम्पिडेंस क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो कुछ ऐसा है, यानी कि अगर इसका Z0 है और इसका भी इम्पिडेंस क्या है, Z0 है, तो हमने क्या किया, इसको फाइनली यहाँ पे टच किया और इसको लिखा Z0। तो वही ये बता रहे हैं कि अगर कोई एक इनफाइनाइट लाइन है, उसके किसी एक छोटे सेक्शन को अगर हम कट करते हैं तो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो Z0 ही रहेगा, दैट्स इट। तो समराइज़ करेंगे इस पेज को हम
क्या सीखा हमने यहाँ पे हमने 2 पॉइंट सीखे। कौन कौन से? पहला पॉइंट देखा कि कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होती है, नो रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर हम उस ट्रांसमिशन लाइन के सेक्शन को कट करेंगे तो उसके Z0 में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है कि करंट एंड वोल्टेज अलोंग एन इनफाइनाइट लाइन। मीन्स करंट और वोल्टेज क्या होगा? एक इनफाइनाइट लाइन के अलोंग। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्या होता है। तो माना कि एक अनंत लंबाई की सेंडिंग लाइन एंड पर आपका IS मान है, आपने देखा भी, तथा माना कि सेंडिंग एंड से यूनिट डिस्टेंस पर धारा का मान I1 है। मीन्स आपने क्या बोला कि भाई सेंडिंग लाइन है कोई और उससे डिस्टेंस पर मान लो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है कुछ ऐसा, ठीक है, ये आपका ES है, ये आपका IS है, और इससे लेंथ यानी कि कुछ लेंथ की दूरी पर आपका I1 एक धारा फ्लो हो रही है। अब हम एक एनालिसिस करने वाले हैं जिसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ? लाइन में लॉस होने के कारण I1 का मान IS से कम होगा। भाई सिंपल सी बात है, IS आपका सप्लाई करंट है, तो I1 हमको कैसे मिला? कुछ दूरी पर, यानी कि लाइन में कुछ दूरी पर मिला हमको। तो रेजिस्टेंस है वहाँ पे, लाइन है तो रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटेंस, बहुत कुछ होगा, तो वो लॉस होकर क्या होगा? आपको I1 मिलेगा, जो I1 है वो IS से कम होगा। ये रियल बात है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ ज़्यादा बोलता तो दिक्कत थी, कम है तो ये तो फैक्ट है। इसके साथ साथ उसमें कुछ फेज शिफ्ट भी इंट्रोड्यूस होगा। ऑब्वियस बात है, फ्रिक्वेंसी आपकी चेंज होगी, तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो आपका फेज भी चेंज होगा, कला चेंज होगी आपकी। तो प्रोपागेशन नियतांक, प्रोपागेशन कांस्टेंट की परिभाषा के अनुसार, ये आप पढ़ चुके हैं। 2 पोल नेटवर्क आपने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़िए। 2 पोल नेटवर्क में ये चीज़ें आपको सब बताई गई हैं, तो उसका हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो E गामा इंटू 1 क्या क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि आपका लिखा हुआ है यूनिट डिस्टेंस, तो आपने इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। IS बाई I1 होगा, तो या E गामा इक्वल टू IS बाई I1, क्योंकि 1 करोगे तो आपका गामा आएगा। अतः x यूनिट पे क्या होगा? E गामा इंटू x इक्वल टू IS बाई IR होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है तो आप जाके 2 पॉइंट देखिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ IR दूरी x पर धारा का मान है। देखिए IS क्या है? आपका सप्लाई करंट है, जो आपने ES लगाया आपको IS मिला, सप्लाई करंट हो गया। IR क्या है? जो आपका जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है। यहाँ पे आपने क्या बोला? यूनिट डिस्टेंस है तो आपका I1 करंट था। अब यहाँ पे बोला कि भाई यूनिट नहीं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो आपने x मान लिया कि भाई चलो लेट द डिस्टेंस इज x, आपका x है तो x वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो उसके कारण जो धारा होगी, करंट होगी, वो क्या होगी? IR होगी। चलो भाई यहाँ तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े हम। तो गामा, ये आपका गामा एक्चुअली है, ये वाई नहीं आपका गामा है, कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये गामा है आपका, ओके, ये वाई नहीं गामा है। क्लियर? अल्फा प्लस जे बीटा होता है। गामा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा होता है। ठीक है।